भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अभी 6 हमारे मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार हुए करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब केवल कानूनी अधिकार कहा गया और उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति कर सकते। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक निधि से धन यानी धन खर्च करने के लिए किसकी संस्तुति की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी संस्तुति की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर है किसी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि से खर्च करने के लिए किसी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है, तो संसद को है। पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, संविधान के प्रारंभ में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। फंडामेंटल राइट्स हमारे 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसमें से संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बची। देखिए, संपत्ति के अधिकार को बाहर करने का जो तर्क था वो ये था कि सरकार को विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं के लिए जमीन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, और अगर वो मौलिक अधिकार के तहत ही रहता तो सरकार किसी का भी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, जिससे कि कई परियोजनाओं को पूरा करने में काफी दिक्कत होती थी। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से उसे हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यानी किस केस में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 के अपने पूर्व निर्णय को उलट दिया था। तो ये थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में ये इसका जजमेंट आया था। और कहा जाए तो ये तो खैर बहुत बड़ी चर्चा है कि बहुत बड़ा ये निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 13 सदस्यीय जज थे। ये पीठ जो बनी थी जजमेंट के लिए, ये 13 सदस्यीय जजों की एक पीठ थी जिन्होंने इस निर्णय को दिया था। इसमें इसकी जो मुख्य बात थी वो थी कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकार कानून बना सकती है, सरकार संविधान में संशोधन भी कर सकती है। मुख्यतः जो ये मसला था वो संवैधानिक संशोधन को लेकर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद कर सकती है संशोधन, लेकिन वो अपरिमित नहीं है। उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और इससे किसी मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। किसी भी संविधान संशोधन से संविधान के मूल ढांचे में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा इसी केस में कहा गया था। और इसके बाद जो संसद की शक्ति थी संविधान में संशोधन करने की, वो बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी निर्णय ले लेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में वाद योग नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा का उपयोग करेगा और यदि उसे लगता है कि जो संविधान में संशोधन किया गया है वो संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ है तो वो उसको रद्द कर सकती है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये एक निर्णय नजीर साबित हुआ, और आज तक जब तक ये है तब तक इसका प्रभाव काफी व्यापक देखा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद, ये विवाद मुख्यतः मठ की जमीन को
केरल सरकार द्वारा अधिग्रहण से संबंधित था कि उसने एक ऑर्डर ये कर दिया कि मठ की जमीन को वो अधिग्रहित कर लेगी। तो ये केशवानंद जी जो उस मठ के ये थे अध्यक्ष थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और ये केस फाइनली वो जीते थे। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि केशवानंद भारती हार जाए ताकि संसद को पर्याप्त अधिकार संविधान में संशोधन का मिला रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि आपकी शक्ति अपरिमित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस विधेयक पर बिना पुनर्विचार के लिए वापस किए गए राष्ट्रपति को अनिवार्यतः सहमति देनी पड़ती है। यानी किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यतः सहमति देनी ही पड़ती है, यानी कि वो पुनर्विचार के लिए उसको बिल को भेज नहीं सकते हैं रिटर्न। वो होता है धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। इसके पीछे कारण है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, और यदि ये इस पेच में फंस गया तो वो काम रुक जाएगा। इसलिए धन विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति जी को अनिवार्यतः सहमति देनी ही पड़ती है, वो उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को, वो अनुच्छेद 85 के तहत उनको मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट के निर्णय के आधार पर करते हैं। सेंट्रल कैबिनेट जो होता है उसके निर्णय के आधार पर ही वो इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका उत्तर है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिखित निर्णय की प्राप्ति पर ही राष्ट्रपति आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। लिखित निर्णय देना होता है। अगला प्रश्न है सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। कि सांसदों की योग्यता है या नहीं है, तो इसका निर्णय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के सलाह पर परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय इलेक्शन कमीशन के परामर्श पर राष्ट्रपति लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न पर निर्णय कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। दल बदल से संबंधित किसी भी प्रश्न पर जो निर्णय करते हैं राज्यसभा में, वो राज्यसभा के सभापति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के, हम लोग पढ़ते भी हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। इसमें प्रश्न है कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो एम अनंत शयनम आयंगर थे। एम अनंत शयनम आयंगर थे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न में दो प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आंसर है अनुच्छेद 356। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में यदि लगता है राज्यपाल महोदय को कि कोई संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है, और तो उसके तहत वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं और फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। वैसे जान लीजिए कि 3 अनुच्छेद हैं, 356, उससे पहले 352 और 360। इन तीनों में आपातकाल लगता है, और ये याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि 4 का अंतर है। 352 में, 356 में और 360 अनुच्छेद में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगती है। 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। जैसे अगर कोई बाह्य आक्रमण हो गया विदेशी मुल्कों द्वारा, या आंतरिक विद्रोह इतना जबरदस्त हो कि इमरजेंसी की नौबत आ गई हो, तो उस कंडीशन में जो आपातकाल लगता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा है 356, जिस जैसा कि इस प्रश्न में है। इसका अर्थ ये है कि यदि राज्यों में संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और 360 जो है उसके तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, फिनेंशियल इमरजेंसी लगती है। जैसे कि अगर रुपए पैसे की इतनी कमी हो जाए, आर्थिक रूप से बहुत ये हो जाए, तो उस समय में ऐसा इमरजेंसी लगता है। तो याद रखिएगा 3 अनुच्छेद आपातकाल के लिए है, इमरजेंसी के लिए है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की जांच करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सन 1977 में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। तो अशोक मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित अगर समिति पूछे तो अशोक मेहता समिति काफी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में संविधान में क्या व्यवस्था है। यानी इमरजेंसी यदि इम्पोज है, लगा हुआ है, और उस कंडीशन में संसद का कार्यकाल कैसे बढ़ाया जाता है, इसका क्या व्यवस्था संविधान में है। तो इस प्रश्न का आंसर है कि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए संसद का कार्यकाल बढ़ सकता है, और उसके बाद, ठीक है, और जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होती है तो उसका केवल 6 महीना तक ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, और इमरजेंसी समाप्त होने पर केवल 6 महीना के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद का निवारण कौन करता है। तो इस कंडीशन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसद की कौन सी समिति विचार करती है। लोक लेखा समिति। देखिए ये समिति काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में जितने भी पैसे खर्च होते हैं उसका ऑडिट यही कमेटी करती है, और वो उन लूप होल्स को बताती है कि सरकार अगर चाहती तो यहाँ पर पैसे बचा सकती थी। आपको 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम का पता होगा, फिर कोयला का घोटाला का पता होगा। तो इन सब में क्या हुआ था, कैग ने ही अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, और उन्होंने बताया कि अगर सरकार चाहती तो सरकार के राजस्व को इतना ज़्यादा फायदा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, और गलत तरीके से लोगों ने उसमें पैसे कमाए। तो ऑडिट करने का जो अधिकार होता है, सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है तो वो होता है कैग के हाथों में, और वो अपनी समिति को रिपोर्ट करती है, और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति, जो एक संसद की ही समिति है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में अवशिष्ट अधिकारों के बारे में क्या प्रावधान है। तो अवशिष्ट अधिकार का मतलब पहले समझिए। देखिए 3 तरह के सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में बहुत सारे कानून बनाने का अधिकार दिए। इसके अतिरिक्त जो भी नई चीजें बचती है या जो इसमें निहित नहीं है, तो उन पर अधिकार जो है वो संसद के पास ही सुरक्षित होता है, उस पर कानून बनाने का। तो अवशिष्ट अधिकार संसद के पास ही रहता है, जो भी इन 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से आती है, यानी कि वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर समान अवसर मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को, ठीक है, सार्वजनिक रोजगार यानी कि कहीं पर भी जाके अपना रोजगार कमाने की आज़ादी है, उसमें किसी भी तरह का किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो कहता है वो अनुच्छेद 16 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 16 यानी 16 कहता है। इसी के तहत अभी डोमिसाइल हमारा हटाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिए जाने का सिद्धांत भारत के संविधान में कहाँ दिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। अगर ये मौलिक अधिकार में होता तब तो फिर देना ही पड़ता है, लेकिन बहुत सारे सरकारें आनाकानी करती हैं, तो वो चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, लेकिन फिर भी सरकारें अब इस ओर काफी ये हुई है और सबको समान वेतन देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। क्योंकि देश की कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा कि देश की जो भी कार्यपालिका है, जो काम को एग्जीक्यूट करती है, वो सब संसद के प्रति ही उत्तरदायी है। ऊपर से लेकर नीचे तक के, सचिव स्तर से लेकर नीचे तक जितने कर्मचारी है सभी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यदि संसद में किसी मतदान के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपने दल की नीति अथवा निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण विधेयक चल रहा है और उस पर वोटिंग की नौबत आ गई और हर एक पार्टी ने अपने सभी जो सदस्य हैं उनको ये कर दिया कि आपको इस पक्ष में या इस विपक्ष में ही वोटिंग करना है। लेकिन अगर कोई एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य भी जाकर पार्टी के लाइन के खिलाफ वोट करता है तो वैसे वोटिंग को क्रॉस वोटिंग कहते हैं। तो यदि संसद में किसी मतदान के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपने दल की नीति अथवा निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न है संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, और वहां पर जो उनके तरफ से बिहाफ में जो शासन करते हैं वो उपराज्यपाल कहलाते हैं। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे दिल्ली में एलजी है, उसी तरह से अंडमान में भी होंगे। तो इस तरह से जो भी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को किससे परामर्श करना आवश्यक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में, चलिए चीफ जस्टिस को छोड़ दीजिए, उनके अलावा जितने भी जजेज की नियुक्ति होगी उसमें राष्ट्रपति वो चीफ जस्टिस से परामर्श करते हैं। चीफ जस्टिस से परामर्श करके ही अन्य जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके जो भी जजेज होंगे वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए समर्पित करते हैं। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की अनुमति मिलती है? कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की अनुमति मिलती है? 50 सदस्य। 50 सदस्य यदि प्रस्ताव लाते हैं तभी इस पर बहस की अनुमति अविश्वास प्रस्ताव पर मिलती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता होगा। कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, ये सब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि आप किसी को भी अगर गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर जो भी सक्षम मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष आपको उपस्थित करना होगा, आप नहीं तो ये मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही ये है निर्देश है, ये हैबियस कॉर्पस ही। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ये अगर आप हमें जब गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मुझे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में केंद्र सरकार व राज्यों के मध्य कितनी सूचियों में अधिकार वितरित किए गए हैं? तो 3 सूचियां हैं, आपको पता है, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। आपको पता है कि संघ सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जो भी विषय है उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती कुछ ऐसे कानून हैं जो दोनों सरकारें अपने अपने हिसाब से बनाती हैं। लेकिन यदि किसी एक कानून पर दोनों संघ और राज्य में टकराव की स्थिति आती है तो उस समय में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होता है उसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और उसे ही प्रभावी माना जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो पॉलिटी था, राज्य व्यवस्था, उसका पहला पार्ट था। आगे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर सीरीज आती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों सबके बीच इसको फैलाइए और हम सब मिलकर साथ में तैयारी करते हैं। धन्यवाद।